हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट क्लास में किया है वो क्या किया था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, लेंथ की पहले अपन रेंज देखी थी कि लेंथ अपन को कहाँ से कहाँ तक मेजर करनी पड़ सकती है। तो जो लेंथ की रेंज थी 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻+26 मीटर तक जा सकती थी। ओके, अच्छा जी, तो अब ये मेजरमेंट इतनी, यानी आप देख रहे हो 10⁻⁻14, यानी बहुत छोटी लेंथ से लेकर 10⁻+26 तक मुझे मेजर करनी पड़ सकती है, यानी बहुत लार्ज डिस्टेंस तक मेजर करनी पड़ सकती है। तो मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सारी डिस्टेंस को इतने कम मैग्नीट्यूड और इतने लार्ज मैग्नीट्यूड को एक इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ, है ना। अच्छा जी, तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक रेंज होता है, हर इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर रेंज के लिए सूटेबल होता है। जैसे आपको बताया था मीटर स्केल जो है वो 10⁻³ यानी 1 mm से लेके आपका कहाँ तक 10⁻²2 मीटर तक आपका सूटेबल वो होता है आपका इंस्ट्रूमेंट, है ना। अगर आपको इससे कम मेजर करनी है, यानी आपको 10⁻⁴ मीटर में जाना है, तो आप वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे, और उससे भी कम जाना है 10⁻⁵ जाना है, देन आप क्या यूज करेंगे, स्क्रू गेज या आप स्फेरोमीटर काम में लेंगे। ठीक है, इससे भी कम जाना है तो आप जनरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आप जो माइक्रोस्कोप है उनको काम में लेते हैं ना। अच्छा, माइक्रोस्कोप जो ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, जो बहुत स्मॉल चीज को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं अपन को, है ना। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखने के काम आते हैं। अब इनमें क्या है कि एक इनके साथ एक अटैच्ड एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं रिजोल्विंग पावर। क्या होती है? रिजोल्विंग पावर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी रिजोल्विंग पावर, अब देखो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो विजिबल लाइट पे वर्क करता है ना, विजिबल लाइट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज इससे कम है तो ये ऑब्जेक्ट्स को रिजोल्व नहीं कर पाता है, यानी इससे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, वो कैसे काम नहीं करेगा, माइक्रोस्कोप में डिटेल में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में। ठीक है, फिलहाल आप समझ लीजिए कि इसकी भी एक लिमिट है ना, इसकी रिजोल्विंग पावर अकॉर्डिंग इस पर भी एक लिमिट है, उससे छोटे पार्टिकल्स इनको रिजोल्व नहीं कर सकता है ये। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे अब इस रेंज से बाहर की अगर मैं बात करूं, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको थोड़ा सा और प्रिसाइज किया गया था, अच्छा बनाया गया था इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप लेके, पर उसकी भी एक लिमिट है ना, 10⁻⁻⁹ तक ही मेजर कर पाता है। ठीक है, अच्छा जी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और चल रही है और भी ऐसी चीजें डेवलप की जा रही है जिससे और स्मॉल डिस्टेंस में मेजर कर पाऊँ, पर डायरेक्ट मेथड में ये। ठीक है, अब इससे बियॉन्ड आपको करना है कि लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी है, तो जैसे आपने एक मेथड पढ़ा था पैरेलैक्स मेथड, ऐसे और भी मेथड है, पर आपने जो सिलेबस में पैरेलैक्स मेथड है वो आपने पढ़ा। ऐसे ही अब स्मॉल डिस्टेंस को स्क्रू गेज तक तो इंस्ट्रूमेंट के नाम आ रहे थे, तो यानी ये तो 10⁻⁵ तक तो मैं इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लूंगा। इसके बाद बहुत कम डिस्टेंस 10⁻⁸ 10⁻⁹ मीटर ये मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे? जैसे मैं कहूँ मोलिकुलर साइज, यानी किसी मैं मोलिक्यूल का साइज बोलूं कि साइज मेजर कर दो कितना है, यानी उसका डायमीटर बोलूं। अब डायमीटर तो आप जान रहे हो एक मोलिक्यूल का कितना होगा भाई, बहुत कम होगा ना। अब इसको मेजर कैसे करें? तो इसको सिंपल कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं कि मैं उसको कंपेयर करके बता दूं। जैसे मान लो एक में ये जो बोलूं कितना लेंथ है, तो आप इसके बगल में एक स्केल रखोगे, इसको स्केल से कंपेयर करके बता दो कि मान लो 1 मीटर का स्केल है और ये उसके मिड तक आ रहा है, तो ये ½ मीटर हो गया, एग्जांपल के तौर पे ना। तो ऐसे सिंपल तो कंपेयर कर नहीं सकते, और यहां तक मेजर करने का मेरे पास इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो इनडायरेक्ट मेथड काम में लेंगे। चलो, अब हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल आज का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ मोलिकुलर साइज, है ना। एक मोलिक्यूल का साइज कैसे मेजर करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, है ना। तो सबसे पहले अपन किसके मोलिकुलर साइज निकाल रहे हैं? ओलिक एसिड का। ओलिक एसिड होता है, इसका इसलिए ले रहे हैं, इसका मोलिक्यूल थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा बिग साइज का होता है ना, तो मेजरमेंट में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जी, ओलिक एसिड के जैसे मान लीजिए मोलिक्यूल का साइज निकालना है, तो अपन सबसे पहले इस ओलिक एसिड की एक मोनो मोलिकुलर लेयर तैयार करनी पड़ेगी। कैसे भाई? मोनो मोलिकुलर। मोनोमोलिकुलर का मतलब यानी ऐसे जिसके अंदर एक ही मोलिक्यूल हो, ऐसे एक लेयर तैयार करनी पड़ेगी भाई, है ना। अब इस लेयर की जो थिकनेस होगी, क्या यही इसके एक मोलिक्यूल का डायमीटर होगा? यस सर। अच्छा जी, अब मुझे यानी कुल मिला के इस लेयर की थिकनेस निकालनी है, तो सबसे पहले तो मैं मोनोमोलिकुलर लेयर तैयार करूं, तब जाके फिर उसकी हाइट निकालने का अपन सोचेंगे ना, कैसे निकालते हैं ना। इसके लिए एक फिक्स मेथड है,
इन्होंने बोला कि आप ओलिक एसिड से 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक वॉल्यूम ले लें ओलिक एसिड का, और इसको एल्कोहल में मिला दें और टोटल सॉल्यूशन तैयार कर लें 20 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सॉल्यूशन, ये क्या है कि एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लें और इसको वापस से डाइल्यूट कर लें तब तक जब तक ये सॉल्यूशन वापस से 20 सेंटीमीटर क्यूब ना हो जाए। इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें डाल दिया, बाकी सब एल्कोहल डाल दिया, वापस से 20 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया, ठीक है। अगर आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो यहां अगर आप देखो कि यहाँ 20 सेंटीमीटर क्यूब में, 20 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ये 20 सेंटीमीटर में से 1 क्या है? ओलिक एसिड है। तो इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ओलिक एसिड गया होगा? क्या 1/20 सेंटीमीटर क्यूब गया होगा? यस सर। कितने में? इस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में। यानी जब आपने इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब डाला इसमें, तो इसके अंदर ओलिक एसिड का अमाउंट कितना था? इतना था, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बाकी सब एल्कोहल है, टोटल वॉल्यूम यानी इसके 20 सेंटीमीटर क्यूब में, इसके 20 सेंटीमीटर क्यूब में ये तो टोटल एंटर करवाया है मैंने, टोटल अमाउंट डाला है, और इस अमाउंट में ओलिक एसिड इतना है। तो अगर मैं इस 20 सेंटीमीटर क्यूब में देखूं तो जो भी ओलिक एसिड आया होगा वो इसके साथ 1 सेंटीमीटर क्यूब में पाया होगा, बाकी तो कहीं से बाकी सारा एल्कोहल था ही। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आया? इतना। यानी अब ये जो टोटल सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, इसमें ओलिक एसिड का जो अमाउंट होगा वो होगा 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? 1/20 इंटू 1/20, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ये जो फाइनल जो सॉल्यूशन बचेगा इसमें जो ओलिक एसिड का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा दिस सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? ओलिक एसिड होगा। क्या होगा? ओलिक एसिड। अच्छा जी, चलिए अब तैयार करते हैं। ये तो मेरे पास सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ठीक है, ओलिक एसिड की। अब मैं सिंपल सा एक ऐसे एक जार लेता हूं जिसमें वाटर फिलअप कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हल्का हल्का सा एक लाइकोपोडियम नाम का पाउडर आता है, वो इसके ऊपर हल्का हल्का सा डाल दिया जाता है। उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन बना था, ये जो आपका सॉल्यूशन था वो जो तैयार हुआ, उस सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी थी? 1/20 इंटू 20 ओलिक एसिड की। इसमें से कुछ नॉन वॉल्यूम की, मान लो V वॉल्यूम है, कितना? V वॉल्यूम की कुछ ड्रॉपलेट निकाली जाती हैं। क्या निकाली जाती हैं? ड्रॉपलेट, नॉन वॉल्यूम के ना। मैं किसी ऐसी चीज को काम लेता हूँ जिसका वॉल्यूम मुझे पहले से पता हो, उससे यो मेजर करके V वॉल्यूम की ड्रॉपलेट निकालता हूँ और इसके ऊपर डालता हूँ। इसके ऊपर जैसे डालते हैं तो ये डलते ही इस वाटर सरफेस के ऊपर ये जो ड्रॉपलेट है ये यूं एकदम से फैल जाती है ना, पूरा एक सर्कुलर रिंग बना देती है। पूरी ड्रॉपलेट डालते ही यूं फैल जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार जैसे मान लो कैरोसिन वगैरह पानी के ऊपर डल जाता है, पेट्रोल वगैरह डल जाता है, तो एक 7 कलर की लेयर बन जाती है ना। इस टाइप से ये जो ओलिक एसिड है इसके ऊपर यूं फैल जाता है पूरे ऊपर सर्कुलर रिंग की फॉर्म में। कैसा? सर्कुलर रिंग की फॉर्म में। मान लीजिए आपने n ड्रॉपलेट डाली, कितनी ड्रॉपलेट डाली? n, और एक सर्कुलर रिंग तैयार होगी। अब इमीडिएटली सर्कुलर रिंग का डायमीटर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? सर्कुलर रिंग का डायमीटर। ये तो आप निकाल सकते हैं ना स्केल से ना। अच्छा, अब डायमीटर अगर आपने निकाल लिया तो क्या ये लेयर बनती है, इतनी पतली बनती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना वाटर प्रूफ कलर बनते हैं, जो कोई लेयर एकदम पतली सी होती है ना, मोनोमोलिकुलर लेयर होती है ना, इतनी पतली ये लेयर बनती। तो आपने क्या किया? डी जैसे आया, इसका एरिया निकाल लिया आपने। एरिया कितना हुआ? π/4d²। ये सर्कुलर रिंग का एरिया हो गया। मान लीजिए जो इस ये लेयर बनी, इसकी जो थिकनेस है वो मान लीजिए t है। थिकनेस कितनी है? t। क्या ये इस लेयर की थिकनेस, जो इस लेयर की क्या चीज है? थिकनेस है,
वो क्या मोलिकुलर साइज के बराबर ही है? यस सर, क्योंकि मोनोमोलिकुलर लेयर है, तो जो इस लेयर की थिकनेस होगी वो मोलिकुलर साइज के बराबर होगी। अच्छा जी, मान लीजिए इसकी थिकनेस टी है, अब ये तो मुझे निकालना ही है ना थिकनेस कितनी, तो इसी थिकनेस को तो मैं मोलिकुलर साइज बोलूंगा। अच्छा, थिकनेस कैसे निकालें? अच्छा, मान लीजिए थिकनेस टी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ये जो आपने ये ड्रॉपलेट डाली है, इसका वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? एरिया इंटू टी, 80। ये जो लेयर बनी, अच्छा इस लेयर में आपने वी वॉल्यूम की कितनी ड्रॉपलेट डाली है? एन। वैसे इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? एन इंटू वी। वी वॉल्यूम की एन ड्रॉपलेट डालेगी, ये एन ड्रॉपलेट ही तो स्प्रेड हुई है। अच्छा, तो एन ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम कितना? इतना। अगर इसकी थिकनेस टी बनी है तो एरिया इनटू थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम। यहां से आपके पास थिकनेस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन वी बाई ए। क्या आप यहां से देखो, एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं, क्या काउंट कर सकते हो? आपने डाला होगा जब। यस सर। क्या एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम निकाल सकते हो आप? यस सर, ड्रॉपलेट का वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है ना। अच्छा, क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो, जो ये वाली जो सर्कुलर शेप बनी है? यस सर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर से एरिया निकालूंगा, तो सारी चीज नोट होंगी तो क्या निकल आ जाएगा? थिकनेस। इस फॉर्मूले से जब थिकनेस निकाली जाती है प्रैक्टिकल करके तो लगभग 10⁻⁹ मीटर आती है थिकनेस। क्या यही मोलिकुलर साइज है? अभी इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें मैंने डायरेक्ट थिकनेस मेजर नहीं की, इतनी छोटी डिस्टेंस मेजर नहीं की, पर ये मेजर करने का एक तरीका है। तो ये दूसरा, ये स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने का, यानी कुल मिला के अब आपको डिस्टेंस मेजर करने के तरीके पता चल गए हैं। डिस्टेंस मेजर करने का तरीका, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की आपके लिए पैरेलैक्स मेथड है, स्मॉल वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने की आपके पास ये ओलिक एसिड वाला मेथड है, और उसके अलावा आपके पास डायरेक्ट मेथड है, वो तो है ही, वो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से है, उनमें वर्नियर कैलिपर वगैरह कैसा काम करते हैं इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा ना। चलिए फिलहाल आप और देखिए, अच्छा रेंज ऑफ लेंथ और देख लीजिए, रेंज ऑफ लेंथ। भाई रेंज ऑफ लेंथ ना मिनिमम 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻26 मीटर तक ये रेंज है ना। ये साइज ऑफ प्रोटॉन है, ये साइज एक्सपेक्टेड साइज ऑफ यूनिवर्स है ना। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, शायद लास्ट क्लास में 15 और 25 लिख दिया था शायद, है ना। आप चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻+26 मीटर तक ये रेंज किसकी है? लेंथ की। अच्छा जी, इसके बाद आप दूसरा आ जाओ, मास। किस चीज पे भाई? मास। ठीक है, अच्छा मास की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? केजी। क्या चीज है ये? एसआई यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिससे फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर की जाती है ना। लेंथ का कितना था? मीटर। तो 1 मीटर में किसको बोलता था? आपने डेफिनेशन लिखी थी ना कि लाइट जो 1/299979245 सेकंड में जितना लेंथ ट्रेवल करती है उसको 1 मीटर कहा गया था। ऐसे ही 1 केजी किसको बोला गया है? अच्छा, 1 केजी के लिए एक स्टैंडर्ड सेल लिया गया है, सेल का सिलेंडर जो प्लेटिनम इरिडियम से मिला के बनाया गया है। इसकी डायमेंशन वगैरह फिक्स है, डायमीटर फिक्स है, लेंथ फिक्स है ना। एक ऐसा एक सिलेंडर बना के रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ पे रखा हुआ है? ये रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में रखा हुआ है एक फिक्स एक सिलेंडर है जो प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है ना। उसके मास को बोला गया है 1 केजी, और उसी मास उसी सिलेंडर के प्रोटोटाइप, यानी वैसे सिलेंडर उतने ही वेट के उतने ही साइज के बना के अलग अलग कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिससे वो कंपेयर करके 1 केजी वहाँ पे अपने देश में मतलब कि और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं ना। ऐसे प्रोटोटाइप बना के अलग अलग कंट्री में दिए हुए हैं। जैसे अपने इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो न्यू दिल्ली में है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। वहाँ पे इस जो ओरिजिनल प्लेटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर है, जो जिसको अपने रेफरेंस ले रखा है, जिसको यूनिट ले रखा है, उसका प्रोटोटाइप अपने इंडिया में रखा है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में रखा है। ओके, तो ये तो हो गया 1 केजी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 केजी? 1 केजी इट इज द मास ऑफ
standard platinum iridium cylinder is the mass of standard platinum iridium cylinder, ठीक है, at placed at International Bureau of Weights and Measurement is known as 1 kg। 1 kg किसको बोलते हैं? प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है, एक स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन के मास को क्या बोला गया है? 1 kg, ठीक है। इज द मास ऑफ स्पेसिमेन ऑफ स्पेशल फिक्स साइज प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। ओके, उसके अलावा अब जो मास की रेंज है ना, जो मास मुझे जो मेजर करना पड़ सकता है वो देखो, उसका जो ऑर्डर है मास का वो 10⁻³ kg से लेकर 10⁵55 kg तक, यहाँ तक ये मास की रेंज है ना, इतने कम से लेके इतना हाई मास। दिस द मास ऑफ आपका नॉन यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है, जो जहाँ तक अपन नॉन है अपन को, जहाँ तक अपन को अब तक पता चला है यूनिवर्स है, उसका एक्सपेक्टेड साइज है भाई ये मास का, उसका मास। और दिस द मास, ये मास है इलेक्ट्रॉन के मास का ऑर्डर है, कितना होता है भाई? 9.1 × 10⁻31 kg। अगर देखो ये टर्म 5 से बड़ी होती है तो इधर एक पावर घटा दी जाती है, 5 से छोटी होती है तो इसको ऐसा कैसा छोड़ दिया जाता है। ये ऑर्डर लिखने का तरीका है। अगर मैं कहूँ इस क्वांटिटी का ऑर्डर लिखना है 10⁻30 kg, क्या 5 से बड़ा है? 5 से बड़ा है तो इसको 10 कर लो, 5 से छोटा है तो छोड़ दो, है ना। तो 5 से बड़ा है 10, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 10⁻30 kg। तो मास, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? सबसे लाइट पार्टिकल है यूनिवर्स में जो अब तक मिला है अपन को, सबसे लाइट पार्टिकल कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसका ऑर्डर मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होता है तो यूनिवर्स के मास तक जाके खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं अब जो मास मेजरमेंट करने का जो अपने पास डायरेक्ट तरीका है, जो क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट है, वो मास को अपन किससे मेजर करते हैं भाई? बैलेंस से। किससे मेजर करते हैं? बैलेंस से मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मास मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, जो अपने वो फिजिकल बैलेंस आते हैं, एक तरफ वो अपने स्टैंडर्ड, जिनको हम बोलते हैं बाट है, वो रखे जाते हैं वेट, और एक तरफ जिस चीज को उससे कंपेयर कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अपने पास स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। पर ये बहुत स्मॉल मास में आप ये कहोगे भाई वो जो तराजू होते हैं जिसमें हाथ से करते हो बैलेंस को, एक तरफ 1 किलो का बाट रखो और एक तरफ चीनी डालते जाओ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वैसे मास बराबर है ना। अब उससे ये थोड़ी मैं आपसे कहूंगा कि एक हेयर उखाड़ के हेयर का वेट बता दो तो आप उससे बता पाओगे, है ना। इतना कम मास को मेजर नहीं कर सकता, है ना। इतना कम मास रखने से उसको जो हल्का सा टेढ़ा होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर से जो वो उसकी निडल होती है वो हल्की टेढ़ी होगी ना। तो ये इतने कम मास को मेजर नहीं कर सकता, है ना। पर मुझे तो मेजर करना पड़ सकता है ना, जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन का मास कैसे ना कैसे तो मेजर किया ही है। अच्छा, तो देखो सबसे पहले तो अब कैसे मेजर कर सकते हो तो बाद में देखेंगे। पहले जो अदर यूनिट है मास के, अदर इंपॉर्टेंट यूनिट जिसमें मास को मेजर किया जा सकता है ना। अगर बहुत स्मॉल मास हो, यानी एटॉमिक मास टाइप का हो, यानी एक एटम के मास तक है, यानी इतने स्मॉल लेवल पे जाओ तो आपके यूनिट होती है जिसको बोला जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी बोल दिया जाता है। इसको शॉर्टकट में 1/U से भी लिख दिया जाता है। किससे लिख दिया जाता है? 1/U से। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? 1U कितना होता है? ये 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जो कार्बन 12 जो एक कार्बन का आइसोटोप है। जैसे आपने कार्बन 14 का नाम सुना होगा, जो आपका कार्बन डेटिंग में काम आता है ना, एज ऑफ माउंटेन्स या पैलेस ये निकालने में जनरली काम आता है ना, किसी चीज की एज निकालने में काम आता है कार्बन 14, वो उसका आइसोटोप है। ऐसे कार्बन 12, जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके एक एटम के मास का 1/12 मास ऑफ ए एटम ऑफ, भाई एटम बोल रहा हूं मैं, एटम बोल रहा हूं तो यानी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंक्लूड है, इलेक्ट्रॉन पूरे एटम की बात कर रहे हैं, यानी इसमें कार्बन 12 है, इसकी न्यूक्लियस भी आएगी और उसके इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड होगा। तो 1U कितना होता है? 1/12 मास ऑफ ए एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इसको बोला गया क्या चीज? 1U या 1AMU। अच्छा, ये किसके बराबर आ गया? अब अपन तो जानते हैं ना केजी के बारे में, तो अगर केजी से इसको कंपेयर करें
तो इसका मास लगभग एक इलेक्ट्रॉन के मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर आता है, जो होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ये 1 U का मतलब होता है। ये स्मॉल मास को मेजर करने के लिए है ना। उसके अलावा अगर मास ज्यादा है तो उसको मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट काम आती है? जैसे भाई एक आती है क्विंटल। क्या चीज आती है? क्विंटल। और 1 क्विंटल इक्वल टू कितना होता है भाई? 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। एक आती है भाई मैट्रिक टन, और 1 मैट्रिक टन इक्वल टू होता है भाई 1000 kg। कितना होता है भाई? 1000 kg। ठीक है, ये 1 मैट्रिक टन हो गया। ये जनरल यूनिट्स हैं जो आप काम लेते हो। इसके अलावा बहुत सारी और भी यूनिट हैं, उनके बारे में आप जैसे ग्राम के बारे में आप जानते हो, तोला 10 ग्राम के बराबर होता है, धड़ी 5 kg के इक्वल होती है, मण 40 kg के इक्वल होता है। पर जनरली जो अपन बुक्स की लैंग्वेज में जो मिलेगी क्विंटल मिलेगी या मैट्रिक टन मिलेगी, है ना, या मैं सिंपली टन बोल दूं। टन का मतलब होता है 1000 kg। कितना होता है? और 1 U का मतलब कितना होता है भाई? कार्बन 12 का 1/12 मास, और इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा जी, अब जो लार्ज मास है, जैसे हो गया मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, मास ऑफ मून, मास ऑफ प्लैनेट्स, मास ऑफ स्टार, ये सारी इन सब का जो मास मेजर करने का जो तरीका है, जैसे अपन ने मेजर करने को तो अर्थ का मास भी मेजर कर रखा है। ठीक है, अब अर्थ का मास कैसे मेजर किया? कोई डायरेक्ट तरीका तो है नहीं कि आप अर्थ को उठा के बैलेंस में रख दोगे और तोल दिया होगा किसी ने ना, तो कोई इनडायरेक्ट वे ही लगा होगा, तो मास बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इनडायरेक्ट वे से अपन उन चीजों का मास मेजर करते हैं, जैसे प्लैनेट्स का मास हो गया ना। और जो मेथड है वो एक्चुअली में न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जो है, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, Gm1m2/r², उससे उसका यूज करके मेजर करते हैं। उसका यूज करके कैसे मेजर करते हैं उसकी टेंशन ना लीजिए, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर इसी साल अपने सिलेबस में आएगा, वहां पे अपन देखेंगे कि मेजर करते कैसे हैं। पर आप समझो कि न्यूटन्स लॉ को यूज करके अपन मेजर कर पाते हैं। जैसे देखो अर्थ का मास में होता है, देखो अर्थ का, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, 9th में पढ़ा होगा, Gm/r² होता है। यहाँ पे अर्थ का मास है, अर्थ की रेडियस है। क्या अर्थ की रेडियस आपको पता है? यस सर। क्या जी की वैल्यू आपको पता है? यस सर। कितनी? 9.8। क्या कैपिटल जी की वैल्यू पता है? यस सर। तो इन तीनों चीजों की वैल्यू पता है, इसको इधर भेजो, इसको इधर, क्या मास ऑफ अर्थ आ जाएगा? यस सर, मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। पर वो तो वो एक ही बात है। फिर सर जब मास ऑफ अर्थ नहीं था तो जी कैसे पता चलेगा? क्योंकि जी का फॉर्मूला कितना है? Gm/r²। तो इसकी वैल्यू 9.8 कैसे पता? इसकी वैल्यू अगर पता हो, इसकी वैल्यू पता हो, इसकी वैल्यू पता हो, तब जाकर जी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो जब तक ये ही नहीं पता होगा तो जी की वैल्यू कैसे पता होगी? हाँ पता होगी, आपने तो एक फॉर्मूला तो पढ़ ही चुके हो आप, √L/G, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। क्या इस फॉर्मूले में पेंडुलम की लेंथ निकाली जा सकती है? यस सर। क्या ये नोन होता है? यस सर। क्या टाइम पीरियड, टाइम को मेजर किया जा सकता है? बहुत से, यस सर। तो क्या निकल जाएगा भाई आपके पास? जी की वैल्यू, वो यहाँ रख दो तो आपके पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। ये न्यूटन लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो लार्ज मास मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और जो बहुत स्मॉल मास मेजर करने होते हैं उनको वही आपके पास एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफी। मास स्पेक्ट्रोग्राफी, उसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन के अंदर मोशन करवाई जाती है। ठीक है, और जो मूव करता है तो जो उसके पाथ में कितना डिफ्लेक्शन आता है, यानी उसके पाथ की रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है उसके मास के। जितना मास ज्यादा होता है उतनी रेडियस ज्यादा आती है, यानी उतना ही कर्वेचर क्या आता है? कम, उतना ही पार्टिकल क्या निकलता है? सीधा निकलता है ना। तो इस टाइप से हम यूज करके क्या निकाल लेते हैं? मास निकाल लेते हैं ना। स्मॉल मास मेजर करने होते हैं तब। अभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको पता भी चलेगा 12th क्लास में। ठीक है, बाकी अभी इसकी आपको आवश्यकता नहीं कि कैसे करते हैं, आप समझ लो। छोटे पार्टिकल का मास निकालने तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से उसको पास करते हैं, जो पाथ की रेडियस होती है वो इंडिकेट करती है उसके मास को, है ना, रेस्पेक्टिव मास को। चलिए जी, और देखिए अब आता है लास्ट, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, बट टाइम की ऐसा यूनिट भाई, टाइम की कितनी है? सेकेंड। ठीक है, अच्छा 1 सेकेंड किसको बोला गया? ठीक है, देखो अलग अलग टाइम पे
जो टाइम था उसको 1 सेकेंड को अलग अलग डिफाइन किया गया था ना। अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो सीजियम क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहा है। किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? सीजियम क्लॉक के अकॉर्डिंग, है ना। अपन एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब फिलहाल जो चल रहा है वो सीजियम क्लॉक के ऊपर 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया है, ठीक है। पहले और भी तरीके थे 1 सेकेंड को डिफाइन करने के, फिलहाल आपने देखो कि 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया। उन्होंने बोला कि अगर सीजियम 133 का एक एटम लिया जाए जो कैसा हो, ग्राउंड स्टेट में, अगर ये कोई ग्राउंड स्टेट में है तो इसके दो हाइपर फाइन लेयर में अगर ट्रांजिशन होता है, क्या होता है? ट्रांजिशन, हाइपर फाइन लेवल पे ट्रांजिशन होता है, तो जो रेडिएशन एमिट होती है वो रेडिएशन जितने टाइम में 9192631770 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेती है, इतने वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है, उस टाइम ड्यूरेशन को बोला गया था 1 सेकेंड। क्या था? 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड की क्या डेफिनेशन दी गई? 1 सेकेंड इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच द रेडिएशन एमिटेड बाय सीजियम 133 radiation emitted by cesium 133 completes 9192631770 vibration when corresponding to transition between two hyperfine level of ground state of cesium 133। ये 1 सेकेंड की आपको डेफिनेशन दी गई, ठीक है। बाकी आपको मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसके अंदर लिखी हुई है, आप वहां से वैसे उतार दीजिएगा। ये 1 सेकेंड की डेफिनेशन थी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको तो जनरली टाइम को तो भाई जनरली जो मेजर किया जा रहा है वो वॉट से मेजर किया जा रहा है ना। अच्छा, बाकी इसकी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, जैसे एक है, देखो सेकेंड तो जानते हो भाई आप, ठीक है। मिनट भी जानते हो भाई, मिनट कितना होता है भाई? 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। आवर्स भी जानते हो, ये कितना हो गया? 3600 सेकेंड। भाई इसके अलावा आप डे भी जानते हो, जिसको बोला जाता है 1 सोलर डे। 1 सोलर डे का मतलब होता है 24 आवर्स, ठीक है। अच्छा, आप 1 ईयर भी जानते हो, ये होता है 365 डे सोलर डे, है ना। अप्रोक्सीमेट इतना होता है ना, एग्जैक्ट इतना नहीं बोल सकते, है ना। अच्छा जी, ये हो गया भाई, ईयर हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ और हैं, जैसे एक हो गया, जैसे सोलर डे की डेफिनेशन क्या है? सोलर डे, एक डे का मतलब 24 आवर्स। सोलर डे की डेफिनेशन क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस पे एक रोटेशन जितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है उसको क्या बोला जाता है? सोलर ईयर, है ना। देखो 1 सेकेंड की डेफिनेशन पता थी आपको, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। 1 सोलर डे, 1 सोलर डे, इसका मतलब द टाइम इन विच अर्थ मेक्स ए कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज नोन एज सोलर डे। अच्छा, सोलर ईयर क्या था भाई? सोलर ईयर the time in which earth make a complete revolution around sun, ठीक है। अच्छा, एक होता है लूनार मंथ। लूनार मंथ क्या होता है? ये इतना टाइम जिसमें मून अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगा देता है, उसको क्या बोला जाता है? लूनार मंथ। क्या बोला जाता है? लूनार मंथ। द टाइम इन विच मून मेक्स ए कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। मून अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है उसको क्या बोला जाता है? लूनार मंथ बोला जाता है, ठीक है। ओके, और एक तो आपको बता दीजिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU, पारसेक और लाइट ईयर, ये तीनों किसकी? लाइट ईयर में ईयर आता है फिर बाद में, पर वो यूनिट किसकी होती है भाई? आपकी डिस्टेंस की होती है। किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। चलिए जी, और देखिए, ये टाइम के मेजरमेंट पे हो गया सिंपल, और इसकी सिंपल इंपॉर्टेंट यूनिट होगी, है ना। चलिए अब देखिए वर्नियर कैलिपर।
चलो मैं वर्नियर कैलिपर के बारे में आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। पहले तो आप देखिए वर्नियर कैलिपर होता क्या है। तो मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास मान लीजिए दो बर्तन है, एक 5 किलो का है, ठीक है, और एक 3 किलो का है। इससे आप 5 किलो मेजर कर सकते हैं, इससे आप 3 किलो मेजर कर सकते हैं ना। तो मैंने इन दोनों बर्तन का यूज करके आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो ना। आपके पास ये दो बर्तन है तो मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, 5 केजी, 3 केजी या 2 केजी, 2 केजी है ना। इसमें से अपन 5 केजी डाल लेंगे, फुल भर लेंगे, इसमें से इसको फुल भर देंगे, तो इसमें बचा हुआ कितना है, 2 केजी। तो एक बर्तन 5 केजी का, एक 3 केजी का। अपने पास स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट क्या है, 3 केजी। पर फिर भी अपन के पास अगर ये दोनों हैं तो अपन जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, ऐसे वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर जो मेजर कर सकता है वो 10⁻⁻4 मीटर यानी 0.1 mm को मेजर कर सकता है, 0.1 mm। अच्छा जैसे मान लीजिए आपके पास ये स्केल है, ये 0, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा इन दो, ये बड़ा आपने जूम करके बनाया है ना, ये दो जो जीरो और ये जो फर्स्ट जो आपका ये आ रहा है, जो फर्स्ट ये कॉलम बन रहा है, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 1 mm। कितना है वो गैप, 1 mm गैप है, ठीक है। अच्छा जो इसका लिस्ट काउंट भी कहलाता है ना, जो ये मिनिमम मेजर कर सकता है, ओके। 0.1 mm का मतलब हो गया कि मैं इसके 10 टुकड़े करूं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने बड़ा बना रखा है, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके अंदर 10 इक्वल लाइन खींचते हैं, पर आप स्केल के अंदर देखिए जो जीरो जो पहली डंडी के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर अगर आपने 10 लाइन खींच दी तो आप देख भी नहीं पाओगे कि लाइन अलग है या चिपकी हुई है एक दूसरे के ना। तो अपन मेजर कैसे करें, तो इन्होंने एक काम किया कि देखो 0.1 mm मेजर करना है ना, कितना मेजर करना है, 0.1 mm। तो इसके लिए मुझे 1 mm को 10 टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत नहीं है, 1 mm को 10 टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां से लेके यहां तक 9 mm को 10 टुकड़ों में तोड़ दिया भाई, 9 mm को 10 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो 9 mm के कितने डिवीजन कर दिए, 10। हाँ इतनी लेंथ के 10 डिवीजन करने पॉसिबल थे, यस सर इतने के पॉसिबल थे। तो एक डिवीजन कितना मेजर कर सकता है भाई, 0.9 mm। कौन से, इन्होंने दो स्केल लगा दी, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाली स्केल जिसमें 9 mm के 10 टुकड़े थे, इसको बोला गया वर्नियर स्केल। क्या बोला गया, वर्नियर स्केल। और इसको क्या बोला गया, नीचे वाली को मेन स्केल। अच्छा अब ऊपर वाले का जो एक डिवीजन है वो कितना मेजर करेगा, ये वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन मेजर कर सकता है, ये वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन। और मेन स्केल का 1 डिवीजन कितना मेजर कर सकता है, 1 mm। बोलो कर सकता है कि जो मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो 1 mm। अब आपके पास ये दो बर्तन है, आपके पास एक ये मेजर का है, एक ये, तो आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, ये या इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अभी बताया ना, एक 5 kg था, एक 3 kg। तो जो आप मिनिमम मेजर कर पा रहे थे वो 2 kg मेजर कर पा रहे थे। तो अब आप इन दोनों का यूज करके, अब कैसे यूज करेंगे तो बाद में देखेंगे, पर इन दोनों का यूज करके आप कितना मेजर कर पाओगे, इन दोनों का डिफरेंस 0.1 mm। कितना मेजर कर पाएंगे, 0.1 mm। अच्छा जी, अब देखिए कैसे किया गया। अब देखो जब आपने इसके 10 डिवीजन किए, 10 डिवीजन, देखो इसका पहला डिवीजन यहां पे खत्म हो गया होगा 1 से थोड़ा पहले, और कितना गैप बच गया होगा इन दोनों के बीच में, ये 0.1 mm बच गया होगा, क्योंकि ऊपर वाले का गैप कितना था 0.9 और नीचे वाले के दो डंडों के बीच में था 1 mm। तो जहां ऊपर वाला जो डिवीजन खत्म हुआ है उससे लेकर दूसरे वाले के डिवीजन तक कितना गैप है भाई, 0.1 mm। जब आप दूसरा डंडा पहुंचोगे तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई होगी, 2 mm, और यहाँ पे कितनी होगी भाई, इसके डबल होगी ना, 1.8 mm। तो कितना गैप आ गया, 0.2 mm का। तो ये डंडा थोड़ा सा यहाँ पे आएगा। अगली बार जो गैप आएगा वो 0.3 mm का, अगली बार 0.4, ऐसे यहाँ तक पहुंचोगे तो पूरे 1 mm का फर्क आ जाएगा। तो इसका 10वां डंडा यहाँ और इसका 9वां डंडा, पूरा कितना एग्जैक्ट कितना गैप आ जाएगा, 9 mm। तो देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो लास्ट इसका 9 है और इसका 10वां,
ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो देखो बीच में एक भी ऐसी ऊपर वाली स्केल और नीचे वाली स्केल का ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं है जो मैच कर रहा होगा। पहले वाले में गैप कितना है 0.1, दूसरे में गैप बढ़ता जा रहा है, ऊपर वाले के डिवीजन और नीचे वाले में, पहले में 0.1 mm, फिर दूसरे में 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9, इस टाइप से गैप बढ़ता गया। यहाँ तक आते आते दोनों स्केल्स के बीच में गैप, ये तो 1 mm बच गया, और वैसे अगर देखा जाए तो ये 9 mm का और नीचे डिवीजन 9 mm का है, और ये 9 mm के कितने टुकड़े थे भाई आपके 10, तो यहाँ से 0.9 mm तक का फर्क आ गया था। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए आपने किसी चीज को मेजर किया, तो अब इसमें क्या होता है कि इस टाइप का होता है। देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, इस टाइप की होती है वर्नियर कैलिपर की। इस टाइप से देखो, अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, बाकी आपको मैं क्लास में दिखा दूंगा। देखो ऐसा होता है सिंपली, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये जो नीचे है, ये जो मैंने बनाया है, ये इसके साथ ये दो टच हैं, इनका क्या काम है बाद में बताएंगे। ये ऐसे एक डंडा है, उसके ऊपर यहाँ पे ऐसा एक रिंग टाइप का दोनों तरफ यूं, मतलब कि ऐसे डला हुआ है। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर मैं ये चिपका दूं, ये पूरा एक तरफ का नहीं, आप इसको समझिए पूरा यूं चारों तरफ है ना, ये पतला सा है, ये स्केल जैसा है, और ये स्केल के ऊपर कवर टाइप का डला हुआ है, जिसके अंदर ये कवर यूं डल जाता है अंदर, है ना, और ये इसके ऊपर एक यूं स्लाइड कर सकता है। ये पूरा डला हुआ है इसके अंदर, ये पतला सा स्केल है, और ये समझ लो स्केल के चौकोर एक खोखला है, जिसके अंदर से स्केल मूव कर सकता है। इसके बीच में मैंने यहाँ से एक छोटा सा गोला काट रखा है, ये जिसके अंदर से अंदर का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे ये मेन है, जब ये यहाँ पर होता है एकदम इसके टच होता है। ठीक है, अब इसको जब तुम खिसकाओगे, इसको जब तुम खिसकाओगे तो ये और ये डंडा तो इसके साथ टच है, जो ये स्लाइड कर सकता है, और ये जो है ना, इनको जा बोलते हैं, जा, ये नीचे मेन स्केल के साथ टच है। तो जब आप इसको पकड़ के यूं स्लाइड करोगे तो ये दोनों डंडे इधर खींचेंगे, है ना। जब आप एकदम इसको इस एंड पे ले आओगे तो ये इसके पास हो जाता है, ये एग्जैक्ट इसके टच हो जाता है। अब दो स्केल बनी होती है, देखो एक स्केल तो बनी होती है जो नीचे वाला जो फिक्स है, ये जो फिक्स डंडा है इसके ऊपर एक स्केल बनी होती है, इसको बोला जाता है मेन स्केल। और एक स्केल जो ये स्लाइड कर सकता है ना इसके ऊपर बनी होती है, ये होती है वर्नियर स्केल। क्या होती है? वर्नियर स्केल। ठीक है, तो जब ये तो डंडा फिक्स रहेगा, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि इस लेंथ इसका डायमीटर बता दो, तो आप इसको इसके अंदर डालोगे और इसको खींच के इसे टच कर दोगे तो एकदम ये टच हो जाएगा यहाँ पे आके। अब आप यहाँ पे आपका एक मेन स्केल की रीडिंग दिखाई देगी आपको और एक वर्नियर स्केल की, है ना। अब मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो देखिए, अब मान लीजिए ये आपका मेन स्केल था, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 मान लीजिए यहां पे वो दोनों जा टच थे, ये और ये। आपने इस जा को इधर खिसकाया, इसके बीच में चोक लगाया और उस जा को वापस से टच कर दिया। तो जब ये दोनों जा टच थे ना, तो इस मेन स्केल का 0 और उस वर्नियर स्केल का 0 साथ में आ रहा था एक जगह। ऊपर जो वर्नियर स्केल इस पे स्लाइड कर सकते हैं ना, उसका 0 इसका 0 टच था। अब आपने चोक डाल, जा को उधर खिसकाया, चोक डाला, जा को वापस से मिला दिया, जा को वापस से मिला दिया। अच्छा अब ये बताओ, अब ये जा यहां से देखो,
अब ये इसका जीरो यहाँ से भाग के देखो, अब इस जाल को आपने इधर खिसकाया था, ये तो मेन स्केल वाला डंडा है, इस पे जीरो फिक्स है। ऊपर आपने वर्नियर वाले को इधर खिसकाया था, जीरो इधर आ गया। फिर आपने जिस चीज को मेजर करना था उस चीज को हराला और इसको वापस खिसकाया, उसका जीरो मान लीजिए यहाँ आ गया, इस लाइन पे पीछे के यहाँ पे आपने चौक डाल दिया। तो क्या यही चौक का डायमीटर है? यस सर, ये चौक का डायमीटर है। यानी आपको इसके जीरो और इसके जीरो के बीच का गैप मेजर करना है, इसके जीरो और इसके जीरो का गैप मेजर करना है। मान लीजिए जो आपने ऑब्जेक्ट डाला उसके बाद जो वर्नियर का जीरो आ रहा है वो यहां आ रहा है। अब ये यहां पे आ रहा है, मान लीजिए देखो ये 2 है, ये 2.1, ये 2.2, तो क्या रीडिंग 2.2 है? नहीं सर, 2.2 तो नहीं है। क्या 2.3 है? नहीं सर। ये तो अगर मैं इसको जूम करके बनाऊं तो ये 2 है, ये 2.1 है, ये 2.2 है, ये 2.3 है और ये वर्नियर का जीरो भाई यहां पे आ रहा है। बात समझ में आई? अच्छा जी, अब वर्नियर का जीरो यहाँ पे टच में आ रहा है तो रीडिंग ना तो 2.2 हुई ना 2.3, पर हाँ ये पता चल गया 2.2 और 2.3 के बीच में होगी। अच्छा जी, तो देखो यहां तक तो मेजर करने की जरूरत है ही नहीं, यहां तक तो भाई डायमीटर 2.2 तो हो ही चुका। अब इसके बाद ये डिस्टेंस मेजर करनी है। अच्छा, अब ऊपर वर्नियर स्केल में कुछ गैप थे ना इसे, मान लीजिए वर्नियर का ऊपर से यहां से मिलाओगे आप 1 2 3 चौथा डंडा, फोर्थ, जो आपको पता है वर्नियर स्केल में जो आपने 10 डिवीजन कर रखे थे, एक ही डिवीजन मैच कर सकता है। देखो हर डिवीजन में क्या अलग अलग गैप था, तो अगर एक डिवीजन मैच किया तो फिर दूसरा डिवीजन मैच नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ, जो आपका फोर्थ डंडा है वो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से मैच कर गया। कौन सा डंडा मैच किया? फोर्थ। 10 में से एक करना जरूरी है क्योंकि गैप पूरा 1 mm आता है, तो कोई ना कोई तो डंडा मैच करेगा ही करेगा। मान लीजिए फोर्थ डिवीजन आपका मैच, आपने तो सबसे पहले क्या पढ़ा 2.2 और उसके बाद देखा 1 2 3 4, फोर्थ डिवीजन मैच कर गया। अच्छा जी, तो आपने देखा कि फोर्थ है तो यहां से यहां तक का गैप कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर जी ये तो एक गैप कितने का था 0.9 और 4 डिवीजन हो गए तो कितना हो गया सर जी 3.6 mm। ये तो डिस्टेंस होगी 3.6 mm। अच्छा, यहां से फोर्थ डिवीजन मैच किया है तो फोर्थ डिवीजन यहां तक, फोर्थ डिवीजन में कितने हो जाएंगे बेटा 4 mm। कितने हो जाएंगे 4 mm। तो देखो इस 4 mm में से अगर 3.6 घटा दो, क्या तुम देखो यहां से 0 से लेके फोर्थ डिवीजन तक मेजर कर सकते हो? तो ये एग्जांपल है कि मान लीजिए फोर्थ डिवीजन मैच कर गया, मान लीजिए फोर्थ डिवीजन मैच कर गया, मैंने ऐसा मान लिया। अच्छा, तो फोर्थ डिवीजन मैच किया तो क्या तुम यहां से लेके फोर्थ डिवीजन तक की डिस्टेंस बोल सकते हो सर जी 4 mm, कहां से लेके 2 से लेके, और तुम 0 से लेके इस फोर्थ डिवीजन की वैल्यू भी बोल सकते हो क्योंकि आपको इसके डिवीजन का मेजरमेंट भी पता है, इसके डिवीजन का भी मेजरमेंट। तो जो ये बचा गया, क्या ये 0.4 mm हो गया? कितना हो गया 0.4 mm। ठीक है, तो यहां से यहां तक 1 mm के तो 4 mm, ये 3.6 mm, तो 0.4 mm। तो देखो ये 0.4 mm का मतलब 0.04 सेंटीमीटर। तो अगर आप रीडिंग देखोगे तो 0.2 यहां तक बात की थी, इसमें इतना और जोड़ दो 4 सेंटीमीटर। अब देख कहां तक मेजरमेंट चला गया mm को पॉइंट में। देख अगर अब सिंपल सा देख पढ़ने का तरीका, रीडिंग पढ़ना बड़ा आसान है, ये ऐसी क्यों पढ़ता है मैं वो समझा रहा था। तो जब फोर्थ डिवीजन मेजर किया तो यहां से यहां तक कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 3.6। तो जो ये इसका मतलब ये जो जीरो, अगर ये जीरो एग्जैक्ट यहां पे टच करता यहां पे तो एग्जैक्ट लाइन 2.2 होती, और एग्जैक्ट अगर यहां पे टच करता तो कितनी होती है 2.3 होती। ये 2.2 था, ये 2.3 था, जीरो इस पे टच करता तो 2.2, एग्जैक्ट इस पे टच करता तो 2.3। तो देखो अगर जीरो एग्जैक्ट किसी में मैच नहीं कर रहा, किसी के बीच में रह गया, तो जीरो के बाद देखो डिवीजन गिनो कि कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। मान लो फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है, तो देखो जैसे मान लो आपने डिवीजन 2.2, फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है तो पीछे 4 लगा दो, फिफ्थ डिवीजन मैच कर रहा है तो पीछे 5 लगा दो। ये तो सीधा सा मेजरमेंट का तरीका मेजर। अब ऐसा होता क्यों है फोर्थ डिवीजन मेजर कर रहे हैं तो 4 लगा दिया, क्योंकि देखो आप देख रहे हो यहां से फोर्थ डिवीजन मैच की थी 4 mm हो गया, अगर 4 है तो ये कितना हो गया 3.6। तो ये जो गैप आता है अगर फोर्थ डिवीजन मैच किया तो ये वाला गैप 0.4 mm आएगा। मान लीजिए फिफ्थ डिवीजन मैच करता तो यहां से ये गैप कितना होता 5 mm,
और ऊपर 5 में ऊपर सारे कितने हैं 0.9 के हैं, तो कितना होता 4.5 mm। 0.9 कितना ऊपर, तो अगर 5th डिवीजन मैच होता तो यहां से ये गैप होता 5 mm और इस 0 से गैप होता 4.5, तो डिफरेंस निकालते तो क्या 0.5 mm आता। यस सर। तो अगर 5 मेजर होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5, 6 डिवीजन मैच करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 6, 7 मेजर करेगा तो मैच करेगा तो क्या आएगा 7, और 0 मैच कर गया, 0 कहीं पे भी इस पे मैच कर गया, मान लो जो वर्नियर का 0 वो एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया, एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया, तो ये 2.123, तो 2.3 तो सिंपल लिख दोगे, देखो 2, 2.1, 2.2 और 0 मैच कर दिया 3 से, तो 2.3 तक तो आप पहुंच गए। उसके बाद कौन सा डिवीजन मैच किया 0, तो पीछे 0 लगाता हूं, तो मेजरमेंट कितना पड़ेगा 2.30। अगर इसी लाइन को तुम सिर्फ मेन स्केल से निकालते तो तुम पढ़ते 2.3 और अब क्या पढ़ रहे हो 2.30। देखो आप कम से कम एक डिजिट तक तो श्योर हो उसके बाद कि यहाँ तो पक्का 0 आ रहा है, तो इनमें से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज हो गया वर्नियर कैलिपर, है ना। थोड़ा सा आपको समझ में आया। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, यानी मंडे को, कल संडे है, कल आपकी छुट्टी है, ठीक है। अच्छा मंडे को जो मैं आपको कराने वाला हूँ इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा, मतलब काइनेमेटिक्स चालू कर देंगे अपन। क्या चालू करेंगे काइनेमेटिक्स मोशन, ठीक है। ओके वो नेक्स्ट क्लास में। तो जिसका भी काम अभी तक का पेंडिंग है बेटा वो पूरा कर लीजिए, पूरे नोट्स बना लीजिए, कल का आपके पास लास्ट डे है, आप पूरा काम कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मंडे से जब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेगा तो सभी बच्चे एक जगह होने चाहिए और सिलेबस एक साथ चलना चाहिए। थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, जो बाद में आए हैं आगे पीछे कवर कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट चैप्टर से आप सभी बच्चे एक जगह होने चाहिए, है ना, वरना फिर कोई कहेगा सर मैं पीछे रह गया, तो मैंने अभी पीछे का नहीं किया है। और जिसका पीछे का रह भी गया है वो भी जो मंडे से मैं जहां से स्टार्ट करवाऊं वहां से कवर करें पहले, ठीक है। वहां से बराबर कर लें और पीछे धीरे धीरे रिवाइज करते रहें। ओके थैंक यू।